नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो छठे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। जहां पर छठे चरण के मतदान में देश भर में 8 राज्यों में यह चुनाव हुआ। उन 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर जो शांतिपूर्ण तरीके से छठवें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। छठवें चरण की मतदान के संपन्न होने के बाद अब देश भर में एक चरण का मतदान बचा हुआ। अंतिम चरण का जो मतदान है वो 7वें चरण का मतदान है, जो 1 जून को जिसके लिए वोट डाले जाएंगे, और 4 जून को जो देश के प्रधानमंत्री का जो पिटारा है, ईवीएम का पिटारा है, वो खुलेगा और देश के पद को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। ये भी देखना होगा इस बार किस गठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि जिस तरह से जो माहौल बनाया गया है दोनों ही गठबंधन के द्वारा काफी जबरदस्त माहौल बनाया गया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के नारे के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन इस बार रोजगार के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला भरा। उसके साथ ही साथ लगातार इंडिया गठबंधन है जनता के लिए जो विकास कार्य है, विकास कार्यों को प्रमुखता दे रहा है। चाहे किसानों का बिजली बिल हो, चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे फिर युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, तो वो लगातार इंडिया गठबंधन बेरोजगार युवाओं के लिए बात कर रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी तरफ से एनडीए गठबंधन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनडीए गठबंधन सीएए और राशन, मुफ्त राशन, राम मंदिर, जो उनके मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पर एनडीए गठबंधन इस बार चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो जहां पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में जहां पर छठवें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है, तो उसको लेकर बात करेंगे। इन 14 जो लोकसभा सीटें, इनका चुनावी रुझान क्या कह रहा है, कौन सा गठबंधन यहाँ से जीत रहा है। उसके साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इन 14 लोकसभा सीटों में से जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर देश भर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही जो दिल्ली की गद्दी का रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती है वही दिल्ली में सरकार भी बनाती है। चाहे फिर 2014 2019 दोनों का चुनाव देख लो, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी है वो उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 70 से 60 से लेकर 70 लोकसभा सीटें जीती हैं। तो कहीं ना कहीं उतनी मजबूती के साथ वो जो दिल्ली में उनकी सरकार है वो चली भी है 5 सालों तक। तो वहीं पर अब हम बात करेंगे 2024 के चुनाव में, जहाँ पर दिल्ली की जो सरकार बनने जा रही है उसमें अहम भूमिका उत्तर प्रदेश निभाने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, जहाँ पर छठवें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। तो वो लोकसभा सीटें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किन किन लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन किन सीटों पर जो छठवें चरण में 14 लोकसभा सीटें हैं उन पर मतदान हुआ। तो हम बात करेंगे भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, उसके साथ ही साथ श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती और संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर। ये वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज छठवें चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। अब हम बात करेंगे इन जो 14 लोकसभा सीटों में से जो समीकरण है, जो चुनावी रुझान है, वो किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके हम सारी लोकसभा सीटों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भदोही लोकसभा सीट से। भदोही की लोकसभा सीट जहाँ से टीएमसी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है वो इंडिया अलायंस में है, और इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ से टीएमसी के खाते में यह सीट गई है। यहाँ से ललितेश त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे हुए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद कुमार जो बिंद है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो जो भदोही की लोकसभा सीट है वहां पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे सुल्तानपुर लोकसभा सीट, जहां से मेनका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हुई है भाजपा की तरफ से। वहीं पर बात करेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से रामभुआल निषाद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यहाँ पर की जो टक्कर वो कांटे की टक्कर हमें होती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट, जहाँ से आप लोगों को पता राजा भैया का भी गढ़ माना जाता है। राजा भैया जो कि पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद पद के जो प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जी, उनसे कुछ अनुबंध की जो खबरें सामने आई उसको लेकर राजा भैया का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी, उनके समर्थन दे दिया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस को हो रहा है। और इंडिया अलायंस के एसपी सिंह पटेल जी यहाँ से चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट से, जहाँ से आप लोगों को पता प्रवीण पटेल जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरनाथ मौर्य जी चुनावी मैदान में उतरे हुए। जिस तरह से यहाँ पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की चुनावी जनसभा हुई थी, जिस तरह से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी जब यहाँ पर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की जब रैली हुई थी, उसमें जिस तरह से विशाल जनसैलाब उमड़ा था, उसको देखने के साथ ही साथ और जो इसका जो जाति समीकरण है वो पटेल
और मौर्य बाहुल्य सीटें यहाँ पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी अच्छी मात्रा में है, अच्छी संख्या में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो अमरनाथ मौर्य जी हैं उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है फूलपुर की लोकसभा सीट से। तो कहीं ना कहीं फूलपुर की लोकसभा सीट ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें कि इलाहाबाद लोकसभा सीट से, इलाहाबाद लोकसभा सीट से आगे कांग्रेस के प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे हो। तो इलाहाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर उज्ज्वल रमण सिंह जी का अच्छा खासा प्रभाव, उनके परिवार की राजनीति का प्रभाव जो है उसके आसपास की लोकसभा सीटों पर भी है। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद की लोकसभा सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट को लेकर। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रितेश पांडे चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि 2019 के चुनाव में रितेश पांडे सपा बसपा के गठबंधन से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रितेश पांडे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है लालजी वर्मा जी चुनावी मैदान में उतरे हुए दिग्गज नेता, जमीनी स्तर के नेता, और यहाँ का जो जाति समीकरण वो कहीं ना कहीं लालजी वर्मा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहां से लालजी वर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं। अब हम बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट से लेकर, श्रावस्ती लोकसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साकेत मिश्रा चुनावी मैदान में है। वहीं पर इंडिया गठबंधन की तरफ से चौधरी राम सुमन वर्मा जी चुनावी मैदान में है। हालांकि 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरे और इन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की, लेकिन यहाँ का जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार जनता जो है इनसे नाराज भी है, क्योंकि जिस तरह से जनता के द्वारा जो आवाज उठाई गई कि जो सांसद महोदय हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत कम आए हैं, उसको लेकर भी कहीं ने नाराजगी उठा का जो घाटा है वो कहीं ना कहीं होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं श्रावस्ती की लोकसभा सीट से जो है इंडिया अलायंस हार रहा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे डुमरियागंज लोकसभा सीट से। डुमरियागंज की लोकसभा सीट जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ से जगदम्बिका पाल बड़े नेता हैं। बड़े नेता होने के साथ ही साथ यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करते हैं जगदम्बिका पाल। वहीं पर यहाँ से डुमरियागंज की लोकसभा सीट से संत कबीरनगर के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं ब्राह्मण चेहरा है और जिनका नाम आप लोग जानते भी हो, कुशल तिवारी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है डुमरियागंज की लोकसभा सीट है यहाँ से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही, भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट से। बस्ती लोकसभा सीट से जहाँ से हरीश द्विवेदी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, वहीं पर इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ से चौधरी राम प्रसाद जो चौधरी जी हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है। लगातार उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ अच्छी है और जनता भी उन्हें अपना स्नेह प्रेम देती, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बस्ती की लोकसभा सीट यहाँ से इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे संत कबीरनगर लोकसभा सीट को लेकर। संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से निषाद पाउल ये सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से पीवी निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर इंडिया अलायंस की ओर से यहाँ से पूर्व मंत्री रह चुके हैं लक्ष्मीकांत निषाद पूर्व निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पे इंडिया अलायंस का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की स्थिति यहाँ पे मजबूत मानी जा रही है। तो संत कबीरनगर की लोकसभा सीट से भी इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे लालगंज लोकसभा सीट को लेकर। लालगंज लोकसभा सीट जहाँ से आप लोगों को पता नीलम सोनकर चुनावी मैदान में उतरी भाजपा की तरफ से, वहीं पर इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ से दरोगा प्रसाद स्वरूप चुनावी मैदान में उतरे हुए जमीनी नेता है, दिग्गज नेता, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, जनता के सुख दुख में भी शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लालगंज की लोकसभा सीट है आजमगढ़ के से सटी हुई लोकसभा सीट है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो लालगंज की लोकसभा सीट पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और यहाँ से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं सरोज जी वो चुनावी मैदान को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ आजमगढ़ लोकसभा सीट से जहाँ से अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में उतरे हुए जनसंपर्क किया, विशाल जन सैलाव किया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव ने चुनावी मैदान में उतरे, वर्तमान समय में सांसद भी हैं। हालांकि पिछली बार की जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ था तो धर्मेंद्र यादव जी कुछ हजार वोटों से चुनावी मैदान में हार चुके थे, क्योंकि गुड्डू जमाली को बसपा ने अपना टिकट दिया था और बसपा के टिकट से उन्हें 2.5 लाख वोट मिले थे यहाँ पर। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव जी की हार हुई, लेकिन गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और एमएलसी भी है और लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार भी किया है आजमगढ़ की लोकसभा सीट से। तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस जीत रहा है। हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से।
जौनपुर की लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनावी मैदान में उतरे हुए। वहीं पर कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे। तो जौनपुर का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया अलायंस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जौनपुर की लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा जी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से, जहाँ से दलित बहुल ये सीट है। दलित होने के साथ साथ पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा। जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने यहाँ से युवा नेतृत्व को, महिलाओं की आदि आबादी को, प्रिया सरोज को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीपी सरोज को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ की मछली शहर की लोकसभा सीट है, वहाँ की बात करें तो यहाँ से प्रिया सरोज की स्थिति मजबूत है। तो इस तरह से हम बात करें 14 लोकसभा सीटों में से, जहाँ पर पिछली बार के चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार स्थितियां बदल चुकी हैं और यहाँ पे इंडिया अलायंस 10 लोकसभा सीटों पर बढ़त बना